चले एक आवाज से शुरू करते हैं, एक ऐसी आवाज जो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक अरब से ज्यादा लोगों की धड़कन बन गई थी। हाँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक इमोशन था, एक नेशनल चैंट। आज हम इसी फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड्स या स्टैट्स की बात नहीं करते, बल्कि उस दौर के सोशल फैब्रिक, साइकोलॉजी और उम्मीदों की कहानी बताते हैं। तो मिशन यही है कि ये समझा जाए कि एक खिलाड़ी एक देश की कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बन गया। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सचिन तेंदुलकर की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी है ही नहीं। सही बात है। ये 1990 के दशक में बदलते हुए भारत की कहानी है। एक ऐसा देश जो आर्थिक रूप से खुल रहा था, जिसकी एस्पिरेशंस आसमान छू रही थीं और उसे एक हीरो की जरूरत थी। एक चेहरा चाहिए था। एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को बता सके हम आ गए हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में सचिन का उदय हुआ। बिल्कुल। और उस दौर में जब सचिन बैटिंग करने आते थे तो देश वाकई में रुक जाता था। सड़कें खाली, टीवी का वॉल्यूम फुल, ये तो हम सबने महसूस किया है। हाँ। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ दीवानगी नहीं थी, ये एक तरह का नेशनल मेडिटेशन था। अच्छा, नेशनल मेडिटेशन। हाँ, कि जब तक सचिन क्रीज पर है तब तक उम्मीद जिंदा है। हाँ, और वो जो लाइन थी ना, अरे सचिन अभी है, हाँ, वो सिर्फ एक दिलासा नहीं थी, वो एक इकोनॉमिक रियलिटी से भी जुड़ी हुई थी। वो दौर था जब भारत के पास बहुत ज्यादा मैच विनर्स नहीं होते थे। बिल्कुल। टीम अक्सर एक या दो खिलाड़ियों पर डिपेंड करती थी। तो जब बाकी विकेट्स गिर जाते थे तो सारा प्रेशर, सारी उम्मीदें उस एक 22-23 साल के लड़के के कंधों पर आ जाती थी। 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ। ये कोई नॉर्मल प्रेशर नहीं था। और ये बोझ उठाने वाले इंसान की शुरुआत तो बहुत ही ऑर्डिनरी थी। 24 अप्रैल 1973 मुंबई का एक मिडिल क्लास परिवार। हाँ। सोर्सेज में उनके बचपन की शरारतों का भी जिक्र है कि वो कितने एनर्जेटिक थे और फिर उनकी सारी एनर्जी क्रिकेट में चैनल हुई। लेकिन यहाँ एक किरदार बहुत अहम है। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर। एग्जैक्टली। अजीत तेंदुलकर सिर्फ वो नहीं थे जिन्होंने सचिन के टैलेंट को पहचाना। वो पूरी जिंदगी सचिन के लिए एक शील्ड की तरह रहे। सही। उन्होंने सचिन को बाहरी दुनिया के प्रेशर से, मीडिया से और बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा। उन्होंने ये इंश्योर किया कि सचिन का फोकस सिर्फ एक चीज पर रहे, क्रिकेट। और वही सचिन को रमाकांत आचरेकर सर के पास ले गए। हाँ, जो उस कहानी के दूसरे सबसे अहम किरदार हैं। आचरेकर सर की ट्रेनिंग, मतलब जो बातें सोर्सेज में लिखी हैं वो तो फैसिनेट करती हैं। वो सिर्फ टेक्निक नहीं सिखाते थे। नहीं, वो माइंडसेट बनाते थे। हाँ, एक माइंडसेट, जैसे वो स्टंप्स पर 1 रुपए का सिक्का रखने वाली कहानी। वो एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल मूव थी। आप सोचिए, एक थके हुए दिन के आखिर में जब आपका शरीर जवाब दे रहा हो, तब आपके सामने एक इंसेंटिव रख दिया जाता है। राइट। वो सिक्का जीतने के लिए आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल पीक पर ले जाना होता था। तो आचरेकर सर ने प्रैक्टिस को एक तरह से गेमिफाई कर दिया। वाओ। उन्होंने सचिन को सिखाया कि अपनी विकेट की कीमत कैसे समझनी है। हर गेंद एक जंग है और वो सिक्का उस जंग का मेडल था। सचिन ने खुद कहा है कि उन्होंने ऐसे कोई 13 सिक्के जीते थे और वो उन्हें किसी भी ट्रॉफी से ज्यादा प्यारे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये भी जानना है कि क्या इस ट्रेनिंग स्टाइल का कोई दूसरा पहलू भी था? कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ग्रूलिंग थी, शायद हद से ज्यादा। ये एक वैलिड पॉइंट है और सोर्सेज में दोनों तरफ की बातें मिलती हैं। एक तरफ ये ट्रेनिंग थी जिसने सचिन को वो मेंटल टफनेस दी जो बाद में उनके करियर में काम आई। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ इतनी कम उम्र में शरीर पे इतना ज्यादा लोड डालना शायद बाद में उनकी इंजरीज, जैसे कि टेनिस एल्बो, का एक फैक्टर बना। ये ओल्ड स्कूल कोचिंग का एक क्लासिक डिबेट है, डिसिप्लिन वर्सेस बर्नआउट। मतलब हीरा तो तराशा, लेकिन उस प्रक्रिया में उस हीरे पर दबाव भी बहुत ज्यादा था। और उस तराशे हुए हीरे का पहला इम्तिहान हुआ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हीं की जमीन पर। और सामने वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे गेंदबाज जो अपनी स्पीड से दुनिया भर के बल्लेबाजों में खौफ पैदा करते थे। माहौल भी हॉस्टाइल था, कराची का क्राउड, इंटेंस प्रेशर, और फिर वो पल आता है वकार यूनुस की एक तेज बाउंसर सीधी उनकी नाक पर लगती है, खून बहने लगता है। पूरा देश टीवी पर वो सीन देखकर सहर गया था। एक 16 साल का बच्चा खून से लथपथ। हाँ, टीम के फिजियो और जावेद मियांदाद जैसे सीनियर खिलाड़ी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैदान से बाहर चले जाओ।
ऑफ कोर्स कोई भी यही सलाह देता। लेकिन वो लड़का मना कर देता है। वो बस कहता है मैं खेलेगा। मैं खेलेगा, गूस बम्स। सोर्सेस के मुताबिक उस एक लाइन ने ना ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदल दिया। उस दिन भारत को एक टैलेंटेड बल्लेबाज नहीं मिला, भारत को एक फाइटर मिला। एक फाइटर मिला, एक ऐसा योद्धा जो दर्द सहकर भी लड़ना जानता था। उस एक पल ने 16 साल के सचिन को 26 साल के मैच्योर खिलाड़ी जितना रिस्पेक्ट दिला दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। बिल्कुल। उस दिन के बाद अगले 24 साल तक वो भारतीय क्रिकेट का चेहरा बने रहे और रिकॉर्ड्स तो जैसे उनके पीछे भागते थे। 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 34,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, ओडीआई में पहला दोहरा शतक। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि इन्हें कॉम्प्रिहेंड करना भी मुश्किल है। सही बात है। और इन नंबर से भी ज्यादा जरूरी है उनका इवोल्यूशन। 1990 के दशक का सचिन एक अटैकिंग, फियरलेस स्ट्रोक प्लेयर था। हाँ, शारजाह वाला सचिन। हाँ, वो शारजाह में शेन वॉर्न को मैदान के बाहर भेजता था। लेकिन 2000 के दशक में टेनिस एल्बो की इंजरी के बाद हमें एक अलग सचिन देखने को मिला। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उनके खेलने का तरीका कैसे बदला। इंजरी के बाद उनकी पावर थोड़ी कम हुई तो उन्होंने अपने गेम को रीइन्वेंट किया। उन्होंने प्लेसमेंट और टाइमिंग पर ज्यादा फोकस किया। गैप्स ढूंढने में माहिर हो गए। बिल्कुल। सिडनी में 2004 की वो 241 रनों की पारी याद है? हाँ। उन्होंने उस पूरी पारी में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला क्योंकि वो शॉट पर आउट हो रहे थे। ये दिखाता है कि उनके पास सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल और गेम अवेयरनेस भी थी। एक महान खिलाड़ी की यही निशानी है कि वो वक्त के साथ खुद को बदलता है। एग्जैक्टली। लेकिन ग्रेटनेस सिर्फ रनों और टेक्निक से नहीं आती। एक पहलू जो सोर्सेज बार बार हाईलाइट करते हैं वो है उनका टेम्परामेंट। हाँ। इतनी सफलता के बाद भी वो जमीन से जुड़े रहे, कोई बड़ा विवाद नहीं, कोई एरोगेंस नहीं। और ये बनाए रखना बहुत मुश्किल था। वो भारत के पहले ग्लोबल सुपरस्टार थे, लिबरलाइजेशन के बाद के। राइट। उनपे मीडिया की नजर 24/7 रहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखा। मैदान पे उनका अग्रेशन उनके बल्ले में दिखता था, उनके व्यवहार में नहीं। पिच को छूकर सम्मान देना, अंपायर के फैसले को मानना, ये छोटी छोटी बातें उन्हें एक रोल मॉडल बनाती थीं। हाँ। पर सब कुछ इतना परफेक्ट भी नहीं था। सोर्सेज उनकी कप्तानी के दौर को एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज बताते हैं। हाँ, वो था। एक महान खिलाड़ी का एक सफल कप्तान ना बन पाना, इसके पीछे क्या वजह थी? ये एक क्या कहते हैं, क्लासिक केस स्टडी है। सचिन बतौर कप्तान इसलिए ज्यादा सफल नहीं हुए क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड खुद के लिए सेट करते थे वो दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करते थे। अच्छा। वो ये नहीं समझ पाते थे कि टीम का हर खिलाड़ी उनकी तरह गिफ्टेड या डेडिकेटेड नहीं हो सकता। सोर्सेज बताते हैं कि हार उन्हें पर्सनली बहुत अफेक्ट करती थी, जिसका असर उनकी खुद की बैटिंग पर भी पड़ने लगा था। तो उन्होंने महसूस कर लिया। हाँ, उन्होंने महसूस कर लिया कि वो एक लीडर के तौर पर नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर टीम को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कप्तानी छोड़ना भी उनकी ग्रेटनेस का ही एक हिस्सा था। और फिर उनकी कहानी का वो सबसे खूबसूरत चैप्टर आया जिसका इंतजार 22 साल से था। 2011 वर्ल्ड कप, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। उस वर्ल्ड कप में सचिन की भूमिका बदल चुकी थी। अब वो टीम के अकेले वॉरियर नहीं थे। टीम में धोनी, युवराज, गंभीर, सहवाग, जहीर खान जैसे मैच विनर्स थे। सचिन अब उस टीम के इमोशनल एंकर थे। वो धुरी थे जिसके इर्द गिर्द पूरी टीम घूम रही थी। हर खिलाड़ी कह रहा था, हमें ये वर्ल्ड कप सचिन के लिए जीतना है। और जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो वो तस्वीरें, टीम का सचिन को कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाना, तो वो देखने लायक था। वो सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं था, वो एक पूरी पीढ़ी का धन्यवाद था। और विराट कोहली की वो लाइन, 21 साल तक उन्होंने देश का बोझ अपने कंधों पर उठाया, आज वक्त था कि हम उन्हें अपने कंधों पर उठाएं। उस एक लाइन ने सब कुछ कह दिया। वो पल भारतीय क्रिकेट का शायद सबसे आइकॉनिक पल है। बिल्कुल। वो एक ट्रिब्यूट था उस इंसान को जिसने करोड़ों लोगों को सपने देखना सिखाया। और खेल के प्रति उनके योगदान के लिए देश ने उन्हें हर बड़े सम्मान से नवाजा। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, पद्म विभूषण और आखिर में भारत रत्न। हाँ, और वो ये सम्मान पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। भारत रत्न देना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, है ना? बहुत बड़ा। सरकार ने ये माना कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक नेशनल ट्रेजर हैं। उनका प्रभाव खेल के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा है। सही। और रिटायरमेंट के बाद भी, चाहे वो यूनिसेफ के जरिए हो या अपने फाउंडेशन के जरिए, वो समाज के लिए काम करते रहे। वो दिखाते हैं कि एक हीरो की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। तो जब हम इन सारे सोर्सेस को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक तस्वीर उभरती है।
एक मिडिल क्लास लड़का जो अपने टैलेंट और मेहनत से दुनिया के शिखर पर पहुंचता है। तो एक युवा देश की उम्मीदों का प्रतीक बन जाता है। वो रिकॉर्ड्स बनाता है, चैलेंजेस से लड़ता है और आखिर में अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करता है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बिल्कुल। सचिन की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये भावनाओं की है। वो हमारे बचपन का, हमारी जवानी का हिस्सा थे। हाँ। हमारे घरों में होने वाली बहस का, दोस्तों के साथ लगी शर्त का और आखिरी ओवर के तनाव का हिस्सा थे। वो सिर्फ क्रिकेट नहीं थे, वो हमारी जिंदगी का साउंड ट्रैक थे। समय आगे बढ़ता रहेगा, नए रिकॉर्ड बनेंगे, नए सुपरस्टार्स आएंगे, लेकिन शायद वो दौर दोबारा नहीं आएगा जब एक खिलाड़ी के आउट होने पर पूरा देश एक साथ मायूस हो जाए और उसके शतक बनाने पर अनजान लोग एक दूसरे से गले मिले। ये सोचने वाली बात है। क्या आज के इस फ्रैगमेंटेड मीडिया लैंडस्केप में, जहां इतने सारे हीरोज और डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई एक व्यक्ति फिर से 1 अरब से ज्यादा लोगों की कलेक्टिव पहचान, उनकी उम्मीद और उनकी आवाज बन सकता है? या सचिन तेंदुलकर उस दौर के आखिरी महानायक थे जिसके लिए पूरा देश एक साथ एक दिल बनकर धड़कता था?